ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर तुरंत नहीं दिखता। वो धीरे धीरे आपकी सांसों में उतरते हैं, आपकी नींद चुराते हैं और एक दिन आपकी रूह तक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मेरी कंपनी ने जब मुझे उस जगह भेजा था तब किसी ने उसे भूतिया गांव कहा था, किसी ने मनहूस और किसी ने बस हंसकर टाल दिया था। और कागज़ों में वो जगह बेहद फ़ायदेमंद थी। शहर से थोड़ी दूर, सस्ती ज़मीन, कम भीड़ और कामगार आसानी से मिलने वाले। बोर्ड मीटिंग में यही सब देखा जाता है, कागज़, नंबर, मुनाफा। और मैं भी वही देखने गया था। उस कर्मचारी का नाम जाहिद था। उम्र कोई 35 के आसपास होगी। आंखों में अजीब सी बेचैनी और बोलने में ज़रूरत से ज़्यादा विनम्रता। उसने मेरे बॉस से कहा था, सर मेरे गांव में एक घर खाली पड़ा है, जितना किराया आप कहीं देंगे उसका आधा मुझे दे दीजिए। बात सीधी थी, सस्ती थी और लालच भरी। गांव में घुसते ही हवा बदल गई। ऐसा नहीं कि वहाँ शोर था, बल्कि खामोशी कुछ ज़्यादा ही थी। घर बहुत पास पास थे लेकिन दरवाजे बंद। कहीं बच्चे नहीं खेल रहे थे, कहीं कोई औरत आवाज़ नहीं दे रही थी। जैसे पूरा गांव सांस रोक कर खड़ा हो। जाहिद मुझे जिस घर में ले गया वो बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर कदम रखते ही मेरी रीढ़ में एक ठंड सी दौड़ गई। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ जगहों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था और सबसे अजीब, घर के बीचों बीच लगा एक बड़ा सा आईना जिस पर कपड़ा ढला हुआ था। मैंने पूछा, इस आईने को ढका क्यों है? जाहिद की आंखें झपकी। वो बोला, यहाँ परछाइयाँ जल्दी दिख जाती हैं साहब। मैं हंस दिया। शहर का आदमी था, भूत प्रेत में भरोसा नहीं करता था। पर उसी रात जब मैं उस घर में अकेला सो रहा था तभी मुझे लगा कि आईने के पीछे कोई खड़ा है। धीमी धीमी सांसें, कदमों की कोई आवाज़ नहीं, बस मौजूदगी का एहसास हो रहा था। सुबह हुई तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई बाहर से कि गांव में एक लाश मिली है। लाश? मैं चौंक गया। ये कैसा स्वागत है इस गांव में मेरा? अजीब बात थी, इस गांव में लोग तो दिखते नहीं हैं, लाशें कहाँ से बरामद हो रही हैं? और पहली बार मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बाहर निकला, मैं वहाँ लाश के पास पहुँचा और वो लाश कंपनी के उसी कर्मचारी की थी जिसने हमें यहाँ लाने की सिफारिश की थी, यानी जाहिद। जाहिद की लाश? जाहिद को कौन मार सकता है? उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि सुकून था, जैसे वो जानता था अब बारी किसी और की नहीं उसकी है। अजीब बात थी, मैं डर गया, लेकिन वही था जो अकेले मैं उसे जानता था। खैर, मैं तो काम से आया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और ये हुआ कैसे ये भी नहीं पता था। पहले ही उस गांव में हलचल नहीं रहती थी और जाहिद को जानता था। जाहिद की मौत के बाद गांव और शांत हो गया। ऐसा नहीं कि लोग दुखी थे, असल में लोग डरे हुए थे और डर में आदमी लोग सबसे पहले बोलना बंद कर देते हैं। मैं पुलिस के आने तक उसी घर में रुका रहा। अजीब बात ये थी कि पुलिस आई, लाश उठाई, कुछ सवाल पूछे और चली गई। ना कोई FIR की कॉपी, ना कोई पड़ताल। ये कैसी बात है, अजीब सी। शहर में तो ऐसा नहीं होता। और हालांकि मैं बहुत सारे गांव में गया हूँ, गांव में ऐसा तो नहीं होता कि कोई जांच पड़ताल ना करे, चुपचाप, जैसे पुलिस वालों को भी पता हो कि ये होना ही था। अजीब बात थी। फिर मैंने गांव के बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की। वो चौपाल पर बैठा था, आंखें धसी हुई, दाढ़ी सफ़ेद। मैंने पूछा, यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है क्या? उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस ज़मीन को घूरते हुए बोला, यहाँ जो ज़्यादा सवाल पूछता है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता। बुजुर्ग की बात सुनकर मैं रात को सो नहीं पाया। आईना अब भी कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन मुझे लगता रहा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। कपड़े के पीछे से हल्की सी परछाई हिलती थी, या शायद मेरा वहम था। अगली सुबह मैं जिस काम से आया था उस काम से निकल गया, फैक्ट्री साइड देखने। ज़मीन उपजाऊ थी, सस्ती थी, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन मज़दूरों में एक अजीब पैटर्न था। हर कोई काम तो करता था पर कोई मुस्कुराता नहीं था। एक लड़का था, शायद 20 साल का, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम डरे हुए लग रहे हो? वो फुसफुसाकर बोला, साहब यहाँ रात में मत रहा कीजिए। मैंने पूछा, क्यों? उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन लेगा। यहाँ एक आदमी है जो लोगों को मारता नहीं, उनसे कबूल करवाता है। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। कबूल? किस बात का? मैंने सहमते हुए पूछा। फिर वो बोला, अपने गुनाहों का। उसी दिन शाम को दूसरी लाश मिली,
इस बार एक औरत, उसकी आंखें खुली थी और होंठों पर एक कागज़ चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, मैंने भी देखा था और चुप रहा। अब पुलिस फिर आई, लेकिन इस बार गांव वालों की आंखों में डर नहीं था, बल्कि राहत थी। अजीब बात है, मैं तब से आया हूँ, तब से 2 लाशें देख चुका था और मुझे डर भी लग रहा था। मैं डरने वाला तो नहीं था, लेकिन मेरा इस गांव में मन नहीं लग रहा था। मैंने अपनी कंपनी से बात की। कंपनी ने कहा, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, गांव देहात में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। पुलिस ने लाश को अलट पलट कर देखा, फिर उसके बाद लाश लेकर चली गई। गांव वालों के दिल पे जैसे बोझ उतर गया हो। अजीब बात थी, कोई कत्ल कर रहा है और इस गांव में किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं समझ गया, ये कोई आम सीरियल किलर नहीं है, ये कोई बदला लेने वाला भी नहीं, शायद ये कोई न्यायाधीश है। फिर उसी रात मैंने आईने से कपड़ा हटाया और पहली बार मैंने खुद को नहीं देखा। आईने में मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उस रात आईना मुझे देर तक देखता रहा, या शायद वो आदमी। मैं पलटा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने पर उंगलियों के ताज़ा निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी कांच को छुआ हो। अगली सुबह मैंने तय किया, अब मैं सवाल पूछूंगा, अब चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि कंपनी तो मेरी बात सुन नहीं रही, तो मैं खुद ही पता लगाऊंगा। मैं वहाँ गया, गांव के स्कूल के पीछे एक टूटी हुई लाइब्रेरी। वहीं मुझे नसीम बीवी मिली, वो औरत जिसे लोग पागल कहते थे, क्योंकि वो हर बात के बीच अचानक रोने लगती थी। मैंने उससे पूछा कि ये गांव इतना अजीब क्यों है। वो मेरी तरफ देखी और कहने लगी, 20 साल, और फिर रोने लगी। अजीब बात है, मैं उसे चुप कराने लगा। फिर मैंने पूछा, 20 साल पहले इस गांव में क्या हुआ था? उसकी आंखें फैल गईं, आंसू सूख गए, जैसे उसे इसी सवाल का इंतज़ार हो। उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और बोली, वो आग, तुमने आग देखी है? कौन सी आग? मैंने तो कोई आग नहीं देखी। फिर वो ज़मीन पर बैठ गई, आवाज़ कांप रही थी। एक बच्चा था, बहुत तेज, बहुत चुप। उसकी माँ मर चुकी थी, बाप नशे में रहता था। नसीम बीबी ने आगे बताया, एक रात गांव में कुछ बड़े लोग चोरी और ज़मीन के झगड़े में पकड़े गए थे। वो बच्चा राहुल, उसने देख लिया था। वो बच्चा उस चोरी का गवाह था, और गवाह सबसे बड़ा खतरा। उन्होंने कहा था, बस डराओ। उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन आग ज़्यादा फैल गई, पूरा घर जल गया। राहुल अंदर था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, शॉर्ट सर्किट। गांव ने राहत की सांस ली, सच दफन हो गया। नसीम बीबी की आंखें चौड़ी थी और वो चुप हो गई। फिर मैंने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? नसीम बीबी ने मेरी आंखों में देखा। फिर एक दिन लाशें मिलने लगी। पहले वो लोग जो उस रात वहाँ थे, और हर लाश के साथ एक कबूलनामा। फिर उसके बाद हर वो इंसान जो उस घर में लगी आग के गवाह थे। वो चोर जो घर में चोरी करते वक्त पकड़े गए थे और गवाह को जलाते वक्त साथ खड़े थे, हर उस इंसान की लाश मिल रही है। फिर मैंने महसूस किया, यह हत्याएं अचानक नहीं थी, ये इंतज़ार थी 20 साल का। मैंने जगह देख ली थी, फैक्ट्री लगा चुका था। फिर फैक्ट्रियों में मजदूर आने लगे थे, काम कर रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। गांव तो वैसे ही खामोश था। हफ्ते में एक लाश मिल रही थी। एक दिन मेरी फैक्ट्री से एक मजदूर गायब मिला। उसका नाम वही था जो उस रात आग बुझाने वालों की लिस्ट में था। उसका शव पुराने कुएं में मिला, सीने पर जलने के निशान, जैसे किसी ने याद दिलाया हो। उसके मुंह पर भी एक कागज़ था और उस पर लिखा था, मैंने पानी रोका था। अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने भी कुछ देखा था। कंपनी के एक पुराने प्रोजेक्ट में एक दुर्घटना, एक मजदूर मरा था, और मैंने रिपोर्ट में लिखा था, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। रात को आईना फिर साफ था, अब कोई कपड़ा नहीं, उसमें वही आदमी था, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें शांत। वो बोला नहीं, बस एक कागज़ दिखाया, उस पर मेरा नाम था। उस रात पहली बार मुझे नींद नहीं आई, डर की वजह से नहीं, बल्कि शर्म की वजह से। आईने में दिखता चेहरा अब मुझे अजीब लगने लगा था। वो आधा जला हुआ आदमी अब सिर्फ परछाई नहीं था, वो मेरे अतीत की परछाई था। सुबह होते ही कंपनी से कॉल आया। हेड ऑफिस चाहता था कि मैं तुरंत रिपोर्ट भेजूं, ज़मीन, लागत, मुनाफा। मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ, इस गांव में फैक्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंसाफ का कारखाना चल रहा है। मैं फिर उस पुराने कुएं के पास गया जहाँ आखिरी लाश मिली थी।
वहाँ मुझे एक पत्थर के नीचे डायरी मिली, पुरानी जली हुई, कुछ पन्ने अध जले। डायरी राहुल की थी। उसने लिखा था, अगर मैं मर गया तो अल्लाह से कहूँगा इंसाफ ज़रूर करना। मेरे हाथ कांपने लगे। शाम को नसीम बीबी फिर मिली तो वो रो नहीं रही थी, वो शांत थी बहुत ज़्यादा। उसने कहा, वो तुम्हारे पीछे आया है। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि तुम भी तो गवाह थे। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। रात को मैं जानबूझकर आईने के सामने बैठ गया। कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। आईने में धुआं सा फैलने लगा। फिर वो बोला, पहली बार तुमने रिपोर्ट बदली थी। आवाज़ भारी नहीं थी, बस सच्ची थी। मेरी नज़र के सामने वही हादसा घूम गया। एक निर्माण साइट, टूटा हुआ सेफ्टी नेट, एक गिरता हुआ मजदूर। मैंने अपने बॉस से कहा था, अगर सच लिखा तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, और मैंने झूठ लिखा। मैंने सिर झुका लिया। आईने में वो आदमी करीब आया। उसने कहा, तुम्हें मरना नहीं है। मेरी सांस अटक गई। बस तुम्हें कबूल करना है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच नोटिस चिपका था मेरे हस्ताक्षर में। मैंने एक इंसान की मौत को हादसा कहा था। पूरा गांव जमा हो गया। लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन नफरत से नहीं, इंतज़ार से। उसी शाम तीसरी रात की लाश मिली। इस बार वो कोई आम आदमी नहीं था, वो गांव का सबसे इज्जतदार शख्स था, और उसके हाथ में मेरी डायरी का एक पन्ना था। अब साफ हो चुका था, ये कातिल अकेला नहीं है, ये एक प्रणाली है, और मैं अब शायद इसका हिस्सा बन चुका हूँ। उस रात गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर सूरज को मिटा दिया हो। मैं चौपाल के पास खड़ा था। लोगों की आंखों में डर नहीं था, उनमें उम्मीदें थी, और यही सबसे खतरनाक बात थी। नसीम बीबी मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए हो ना? मैंने पूछा, क्या? फिर वो बोली धीरे से मेरे कान में, यहाँ कोई अकेला कातिल नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा। यहाँ हर वो इंसान कातिल है जिसने कभी सच को दबाया है। मेरे दिमाग में अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे। मतलब राहुल मरा नहीं था, वो जल गया था, लेकिन उसकी मौत ने लोगों को नहीं बदला, उन्हें डर ने बदला। पहली हत्या के बाद गांव वालों ने समझा, अगर वो चुप रहे तो कातिल उन्हें नहीं चुनेगा। पर जब तीसरी लाश मिली तब एहसास हुआ, यहाँ चुप रहना भी गुनाह है। मैंने पूछा, राहुल जिंदा है क्या? नसीम बीबी ने सिर हिलाया, नहीं। फिर ये सब कौन कर रहा है? उसने ज़मीन पर उंगली से एक गोला बनाया। ये गांव? मैं समझ गया। हर लाश उसी रात मिलती थी जब किसी पुराने गुनाह की कहानी सामने आती थी। कबूलनामा लिखवाने वाला कोई एक आदमी नहीं था, हर बार कोई अलग था। कभी कुएं के पास कोई छाया, कभी स्कूल के पीछे कोई आवाज़, कभी आईने में कोई चेहरा। यहाँ इंसाफ को चेहरा नहीं चाहिए था। रात के 2 बजे मुझे बुलवाया कुएं के पास। मैं गया। वहाँ 4 लोग खड़े थे। उनके हाथों में लालटेन थी और काफ़ी कम लो पे वो जल रही थी। उनमें से एक बोला, अब अगली बारी है। मैंने पूछा, किसकी? वो सब एक साथ बोले, उस आदमी की जिसने राहुल की फाइल बंद की थी। वो सरकारी अफसर अभी जिंदा था और शहर में रहता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम हमें रास्ता दिखाओगे? यही मेरा चुनाव था। अगर मैं मना करता तो शायद अगली लाश मेरी होती, अगर मैं साथ देता तो मैं कातिल बन जाता। मैंने पूछा, अगर हमने उसे मार दिया तो क्या सब ठीक हो जाएगा? नसीम बीबी ने कहा, नहीं, पर यह सिलसिला रुकेगा। मैंने पहली बार समझा, ये न्याय नहीं है, ये नशा है, इंसाफ का नशा। मैंने रास्ता दिखा दिया। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, शहर में अफसर की संदिग्ध मौत। गांव में उस दिन पहली बार बच्चे खेले, औरतें हंसी, और मैं आईने में खुद को नहीं देख पाया। औरतें और बच्चों को देखकर मैं बस अभी मुस्कुरा ही रहा था, तभी पुलिस की गाड़ियां पहली बार इतनी जोर से घुसी। सायरन की आवाज ने उन खुशियों को शांत कर दिया। शहर से आए पुलिस टीम के अफसर का नाम था फरहान। तेज दिमाग, ठंडी आंखें और सवाल पूछने का ऐसा तरीका, सामने वाला खुद को दोषी समझने लगे। उसने गांव में कदम रखते ही कहा, यहाँ कोई सीरियल किलर है और वो बहुत समझदार है। उसकी नज़र मुझ पर ठहरी, शायद इसलिए कि मैं बाहरी था, या शायद इसलिए कि मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। पहला सवाल उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ के तो नहीं लगते, तो यहाँ क्यों रुके हुए हो?
जबकि 3 हत्याएं हो चुकी है। अजीब बात है, पूरी तैयारी के साथ आया था, उसे सब कुछ पता था। मैं चौंक गया। उसके सवालों की वजह से मैंने सच और झूठ के बीच की सबसे पतली लाइन चुनी, क्योंकि यहाँ से भागना कबूल ना करने जैसा होता। फिर फरहान ने हल्की मुस्कान दी। उसे जवाब पसंद आया, पर भरोसा नहीं होगा। उस दिन पूरे गांव की पूछताछ हुई, हर घर, हर चेहरा, लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि यहाँ अब डर मौत से नहीं था, डर फिर से चुप हो जाने का था। उसी शाम चौथी लाश मिली। इस बार तरीका अलग था। कोई कबूलनामा नहीं, कोई कागज नहीं, बस एक चीज थी, एक जला हुआ आईना। इंस्पेक्टर फरहान ने पहली बार माथा पकड़ लिया। ये संदेश है, उसने कहा। कातिल बता रहा है, अब उसे सबूत की जरूरत नहीं। फरहान नीचे बैठा, गौर से देखा और कहा कि ये कोई एक आदमी नहीं है, ये सामूहिक अपराध है। रात को फरहान मेरे कमरे में आया। उसने आईने की जगह खाली दीवार देखी। आईना कहाँ है, उसने पूछा। मैंने कहा यहाँ कभी था ही नहीं। वो समझ गया, या शायद समझना चाहता था। उसने धीरे से कहा, आप भी गवाह हैं, है ना? मैंने सिर हिलाया। तो याद रखिए, उसने कहा, गवाह अगर देर से बोले तो अगली लाश उसी की होती है। उसी रात नसीम बीबी गिरफ्तार हुई, बिना सबूत, बिना वारंट। गांव में पहली बार गुस्सा दिखा, लोग इकट्ठे हो गए और पहली बार मैंने देखा इंसाफ डरने लगा था। नसीम बीबी पुलिस वैन में बैठते हुए मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सवाल था, अब क्या करोगे? उस रात मुझे फिर आईने की कमी महसूस हुई, पर इस बार कोई परछाई नहीं आई। सुबह खबर आई, नसीम बीबी ने जेल में खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी हथेली पर लिखा था, ये अंत नहीं है। इंस्पेक्टर फरहान ने मुझे आखिरी बार देखा। अब ये मामला मेरे हाथ से निकल गया है। उसने कहा, या तो सच पूरी तरह बाहर आएगा या ये गांव हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा। अब 2 ही रास्ते थे, एक इंसाफ का, एक सजा का। नसीम बीबी की मौत के बाद गांव में कुछ टूट गया, डर नहीं, भरोसा। अब किसी को यकीन नहीं था कि सच बोलने से बचा जा सकता है या चुप रहकर जिंदा रहा जा सकता है। इंस्पेक्टर फरहान ने गांव सील कर दिया, कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। एक एक करके 20 साल पुराने केस, जले हुए घर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, पुलिस की क्लोजर नोट, हर फाइल के नीचे एक ही साइन था, डिस्ट्रिक्ट क्राइम ऑफिसर सलीम अंसारी। और उसी पल मुझे याद आया वो अफसर जिसकी संदिग्ध मौत की खबर मैंने खुद अखबार में पढ़ी थी। फरहान ने कहा, आप सबको लगता है कि आपने उसे मार दिया। वो रुका, पर सच ये है वो मरने से पहले सब कुछ स्वीकार कर चुका था। पूरा गांव सन रह गया। फरहान ने अगली फाइल खोली, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, सलीम अंसारी रोता हुआ, कांपता हुआ। मैंने केस बंद किया था क्योंकि मुझे पैसे मिले थे, गांव के लोगों से नहीं, ऊपर से। उसने नाम लिए, बड़े नाम, शहर, सिस्टम, और फिर सबसे आखिरी लाइन, अगर ये वीडियो बाहर गया तो मुझे मार दिया जाएगा। फरहान ने फाइल बंद की और यही हुआ। अब सच सामने था, गांव ने गलत आदमी को मारा था। असली दोषी तो कभी इस गांव में थे ही नहीं। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, फिर ये सारी मौतें? फरहान ने जवाब दिया, ये इंसाफ नहीं था, ये गलत दिशा में चला गुस्सा था। सबकी नज़र मुझ पर पड़ी क्योंकि मैंने रास्ता दिखाया था। मैंने कहा, तो राहुल को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा? फरहान ने बहुत धीरे से कहा, मिलेगा, लेकिन कानून से। मैं हंस पड़ा, पहली बार कड़वी हंसी। कानून 20 साल सोया रहा इंस्पेक्टर। उसने मेरी आंखों में देखा और इंसाफ ने 4 लोगों को मार डाला। चुप्पी छा गई। उस रात एक और लाश मिली, वहीं कुएं के पास। उसके पास एक आईना पड़ा था और उसके सामने गांव का एक नौजवान, वही जिसने पहले मुझे कहा था यहाँ एक आदमी है जो कबूल करवाता है। उसने खुद को मार लिया था, आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वही था जो हर कबूलनामा लिखता था। वही आवाज़, वही छाया, वही आईना। वो और कोई नहीं, राहुल का छोटा भाई था। और वो जानता था अब सच बाहर आ चुका है, अब उसे कातिल की ज़रूरत नहीं है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वैसा नहीं था जैसा कल था। न सायरन, न भीड़, न लाशें, बस एक अजीब सी थकान, जैसे पूरी बस्ती ने रात भर रोकर आंखें खोली हो। इंस्पेक्टर फरहान ने अपना काम किया। वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंची, ऊपर तक हड़कंप मच गया। नाम सामने आए, बड़े नाम, शहर के, सिस्टम के। कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ को काम से हटा दिया गया, कुछ फाइलें फिर से खुली, लेकिन राहुल वापस नहीं आया। नसीम बीबी की मौत को कस्टडी सुसाइड कहा गया।
गांव ने कोई विरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि वो जानते थे वो मरने से पहले अपना काम कर चुकी थी। राहुल का छोटा भाई, जिसे सिर्फ सब लड़का कहते थे, कोई नाम से नहीं बुलाता था, उसे दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, सच का बोझ उठाने वाला। मैं उसकी कब्र के सामने देर तक खड़ा रहा और पहली बार समझा वो कातिल नहीं था, वो भी गवाह था जो चुप नहीं रह पाया। मैंने भी गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने से पहले मैंने चौपाल पर सबको देखा, लोग अब भी काम कर रहे थे। हंसी थोड़ी कम थी लेकिन आंखें हल्की थी। एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने कहा, अब क्या सब ठीक हो जाएगा? मैंने सिर हिलाया, नहीं, पर अब झूठ आसान नहीं रहेगा। मैं शहर लौट आया, कंपनी ने मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया, नया शहर, नया प्लॉट। लेकिन अब मैं रिपोर्ट लिखते समय रुक जाता हूँ हर लाइन के बाद, क्योंकि मैंने देख लिया था एक छोटा सा झूठ किस तरह पूरे गांव को कातिल बना देता है। और अब मैं ना ही अपने घर में आईना रखता हूँ, शायद ज़रूरत नहीं है। अब सोचता रहता हूँ, क्या कोई 20 साल तक अपने दिल में इतना गुस्सा दबा के बैठ सकता है? क्यों वो सब गांव मिलके राहुल के भाई का साथ दे रहे थे? क्यों वो आवाज़ नहीं उठाते थे? क्या सिस्टम उनके साथ कभी नहीं खड़ा होता? कातिल कोई एक तो नहीं था, गांव में कई लोग मिलकर कत्ल करते थे, बदला लेते थे। क्यों? मैं सोचता रहता हूँ कि कभी कभी इंसाफ की कीमत किसी मासूम की जान होती है। ये कहानी कातिल की नहीं थी, ये कहानी उन सब की थी जिन्होंने कभी ना कभी सच देखा और चुप रह गए। क्या आपने भी कभी सच छुपाया है? अगर हाँ तो लिख भेजिए कमेंट में और बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।